हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज प्यारी सी एजुकेशनल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे बोरोड फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं हमारे जो बोरोड फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले ट्रिक के साथ, जिसमें पहली ट्रिक है और पहली लाइन बहुत सिंपल है कि आबिद आज रुक जा अमेरिका। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आबिद, आबिद आज रुक जा अमेरिका। ये जो लाइन है ये हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है जहां से हमने कुछ ना कुछ जरूर लिया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड में सबसे पहले संविधान किस कंट्री का लिखा गया, तो वो अमेरिका का लिखा गया था। तो यहाँ पे आ से हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड, जी हाँ आयरलैंड। और यहाँ पे बी से हो जाएगा ब्रिटेन, जिन्होंने लगभग 200 साल तक हमें अपना गुलाम बना के रखा। द से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, मीन्स साउथ अफ्रीका हम कहेंगे, जहां से नेल्सन मंडेला आते थे। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ज से हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद र से हो जाएगा रूस, यूएसएसआर जिसे हम पहले बोलते थे, यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, क से हो जाएगा कनाडा। उसके बाद ज से हो जाएगा जापान। और उसके बाद अमेरिका तो इससे रिप्रेजेंट हो ही रहा है इस लाइन से। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साथ के साथ लिखते जरूर जाएं, उससे आपको चीजें और बेटर वे से समझ में आएंगी। तो ये जो लाइन है इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएगी। आबिद आज रुक जा अमेरिका, अ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान और लास्ट में है अमेरिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका से। यहाँ से तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। सबसे पहले देखिए, अ से होता है अमेरिका और ए से ही होते हैं अधिकार। तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो लिए हैं हमने अमेरिका से। इसके साथ साथ ये है आपका भाग 3 के अंदर। तो ये जो 3 है इसकी बनावट भी कुछ आ की तरह है। तो आ से अमेरिका और आ से यहाँ पे हो जाएगा अधिकार, और ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये जो आप इमेज देख सकते हैं ये है प्रियम्बल, जिसे हम बोलते हैं उद्देशिका। तो ये प्रियम्बल क्या होता है, आपने एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो देखी होंगी, और अक्सर कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन दिया होता था, यहाँ पे मीन्स प्रियम्बल दिया होता था। तो प्रियम्बल का मतलब होता है कि एक सारांश की तरह है कि कोई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा रीड नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेन मेन जो हेडिंग्स होती हैं उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है एंड सो ऑन, जो भी एक तरह के इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बोल सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 टू 35 तक। ये कब ऐड किए गए थे, ये ऐड किए गए थे 1950 में, 1950 के अंदर। और करंटली हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6, लेकिन मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे। करंटली जो है वो 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, और इसे उद्देशिका भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने इमेज देखी प्रियम्बल की।
उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं रहेगा उनके ऊपर, और इसके अलावा जो लेजिस्लेचर होता है उनका भी कोई दबाव नहीं रहेगा। तो न्यायपालिका के ऊपर जब कोई भी किसी भी तरह का बर्डन नहीं होगा तो ही वो बहुत निष्पक्ष तरीके से अपने पार्ट को अदा कर पाएंगे। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंसी है, इट मीन्स ये हमने अमेरिका से लिया है। पावरफुल सुप्रीम कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, एपेक्स कोर्ट है हमारा। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो जिससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। एपेक्स का मतलब होता है वैसे सर्वोच्च, और एपेक्स कोर्ट हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद टू इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो डेजिग्नेशन रहेंगे उनको हटाने का, यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हैं उन्हें हटाने का प्रोसीजर जो है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का भी रिमूवल जो होता है वो मेंशन जो हम किया गया है वो हमने लिया है एक तरह से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि अब तक के हमारे भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी राष्ट्रपति जी के अगेंस्ट महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट नहीं चलाया गया है। उसके अलावा देखिए जुडिशियल रिव्यू होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा। अगर कोई भी गवर्नमेंट कानून ऐसा बना देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं होता है, तो हमारी जो जुडिशरी है वो उसको क्या कर सकती है, उन कानूनों को कैंसिल कर सकती है। तो यही है जुडिशियल रिव्यू। होप्सो अमेरिका से जो भी हमने इम्पोर्टेंट लिया है वो आपको याद हो गया होगा। स्पेशली जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, ये आते हैं भाग 3 के अंदर। इसकी बनावट है 3 की तरह। प्रियम्बल जो होते हैं मेनली आपने देखे हैं एनसीईआरटीज में, जब भी हम अपने बुक्स को रीड करते थे तो स्टार्टिंग में कुछ हमें ऐसा दिखता था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर प्रियम्बल लिखा हुआ, प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं। लाइक हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने लिया है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इससे हम लर्न करेंगे किस तरह से, पार्ले जी बिस्किट से। पार्ले जी बिस्किट से ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। तो देखिए पीए से हो जाएगा यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय कानून, संसदीय सरकार का जो रूप है वो कैसा है हमारे यहाँ पे, संसदीय फॉर्म का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का है। यानी जो मेनली यहाँ पे पावरफुल कुर्सी होती है वो किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। और इसीलिए कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मीन्स उनकी जो मंत्री परिषद होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है या अच्छा होता है तो उसके लिए भी अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ऑपोजिशन ऐसा नहीं करते हैं। चलिए ओके, लेकिन लोग तो उनको एक तरह से अच्छा कंसीडर करते हैं अगर अच्छी चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद आर से क्या होता है, आर का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कानून का शासन। कानून का शासन कहने का मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो ये बताया गया है रूल ऑफ लॉ के अंदर, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। उसके बाद एल ई से हो जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मीन्स जो भी एक कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज द, यहाँ पे बिस्किट का बी आई ले सकते हैं, और ये होता है एक तरह से बाई कैमरलिज्म, मीन्स हमारे यहाँ पे द्विसदन, 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक हो जाता है हमारा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस बोलते हैं।
और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। और अगर हम ये देखें कि लोकसभा समय से पहले भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा को समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परमानेंट ही होती है राज्यसभा। ओके, आगे देखिए, आगे है SI, तो इससे हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप, मीन्स एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि आप इंडिया में रहते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, तो आपकी सिटीजनशिप एक ही रहेगी। अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक अमेरिका है, अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप होती है, मीन्स यहाँ पे डबल दोहरी नागरिकता होती है, इन द सेंस कि यहाँ पे स्टेट्स भी हैं और कंट्री भी होगी। 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, तो यानी उन 50 स्टेट्स में से एक स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और एक कंट्री की भी सिटीजनशिप मतलब नागरिकता लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ट्रिक है, एंड दैट इज द सिम्बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। तो यहाँ पे देखिए, सिम्बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, ये क्या शो करता है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कैग को आप कोरिलेट कर सकते हो। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जो कि आर्टिकल 148 के अंदर जिसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जो कैग होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सरकारें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी खर्चे कर रही हैं, तो स्कैम जो होते हैं वो भी इन्हीं से ही पता चलता है। ऑडिटिंग का काम भी यही करते हैं। तो ये जो कैग वाला प्रोसीजर जो है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लैग ऑफ आयरलैंड। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला है एलिस डीपी इज नंबर 1, एलिस डीपी इज नंबर 1। तो यहाँ पे एली का मतलब हो जाएगा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज द डीपी, डीपी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके अलावा ये जो आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, ये बोरो किए थे स्पेन से। आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे ये डीपीएसपी, स्पेन से लिए थे, हमने लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, इसमें एक तरह से स्टेट्स को क्या दिए गए हैं, कुछ सजेशन एक तरह से दिए गए हैं कि नागरिकों के प्रति उनका किस तरह से रवैया होना चाहिए, एक पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम करेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉमिनेशन, मींस जो राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है, हमें पता है जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति जी 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे आप लैंड जो होता है यानी जमीन जो होती है उससे कोरिलेट कर सकते हैं, एंड एफ मतलब फायर से कोरिलेट कर सकते हैं। जब आप डीपीएसपी को बार बार बोलेंगे, डीपीएसपी डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी ये राज्य को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए जो भी वेलफेयर है, वेलफेयर के काम किए जाएं उनके हितों को ध्यान में रखकर। तो इसको जब आप बोलेंगे डीपीएसपी डीपीएसपी डीपीएसपी, तो आप ये देखेंगे डीएसपी वर्ड निकलेगा, डीएसपी। और देखिए किसी भी लैंड पे जब क्या हो गई है, आग लग गई है, फायर हो गई है, फायर लग गई है, तो वहां पे कौन आएंगे, मेन वहां पे ऑफिसर डीएसपी आएंगे। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया, जिसको हम बोलते हैं रूस, जो पहले होता था यूएसएसआर, मींस यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 1991 के अंदर डिसोसिएट हो गया 15 कंट्रीज के अंदर, जो पहले भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री थी एरिया वाइज, और जो आज भी नंबर 1 है एरिया में।
तो यहाँ से हमने क्या लिया है, देखिए आपको एक और ट्रिक बताती हूँ मैं लर्न करने की। आप रूस को रस्सी से कोरिलेट कर सकते हैं, रस्सी यानी जो रोप होती है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, जो इंसान अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो हम उसको किससे बांध के रखेंगे, रोप से, रस्सी से। तो इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, रोप यानी रस्सी से। और रस्सी से हम किसको बांधेंगे, जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने ली है रशिया से। और करंटली हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हैं 11। क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं मूल संविधान में थी, नो, इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको बाद में ऐड किया गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, फिर इनको 90 यहाँ पे 86 के अंदर फिर बाद में ऐड किया गया। ओके। और इसके अलावा जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज को हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके अंदर नॉर्मल आ जाता है कि हम देश के जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनका एक तरह से सम्मान करें। और इसके अलावा इसमें आ जाता है कि जो हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स रहे उनके प्रति अपने हृदय में एक तरह से आदर भावना को रखें, उनके प्रति सम्मान की भावना हो, और ग्रीनरी को मेंटेन करें। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि 11 है। ओके। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन यानी जो एक तरह से योजना आयोग जो होता है, ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था, 5 ईयर प्लानिंग जो होगी हमने रशिया से ली थी। अब फिलहाल जो प्लानिंग कमीशन है वो एक तरह से खत्म कर दिया गया है, इसका स्थान ले लिया गया है नीति आयोग ने, जो कि 2015 के अंदर था। और नीति आयोग की इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आई एम राइटिंग हियर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब हो जाएगा जहां पर हम क्या कर रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं इंडिया का, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अलावा देखिए, पहले जो योजना आयोग में क्या होता था, जो भी डिसीजंस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते थे। मींस कहने का मतलब है कि ऊपर से किसी भी ऑफिसर ने या ऊपर से किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है वो बाकी जो थे उनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन जो हमारी नीति आयोग बनी है वहां पे जो डिसीजन है वो दोनों तरफ से ही एक तरह से फ्लो कर सकते हैं। अगर डिसीजन या हम कहें कि जो प्लानिंग वो अच्छी है तो वो यहाँ पे उनको कंसीडर किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे एक तरह से थिंक टैंक भी बोला जाता है नीति आयोग को। ओके। तो नेक्स्ट इज द कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, देखिए कनाडा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हिंट से कैसे कोरिलेट करेंगे, यहाँ पर हो गया सेंटर और यहाँ पर हो गया कनाडा। यहाँ पे सेंटर हो गया, कनाडा हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि यहाँ पे सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा। जब भी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सेंटर यानी जो है वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट और एज कंपेयर टू लोकल गवर्नमेंट्स की जो बात की जाती है उसके अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की जब हम बात करते हैं, लाइक सेंटर है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने कनाडा से लिया है। और इसके अलावा रेजिडुअल पावर्स जो होती हैं, मींस जो एक तरह से रेजिडुअल हैं जहाँ पे हमें नहीं पता है कि इनके ऊपर जो कानून बनेगा उसके ऊपर कौन काम करेगा, लेकिन यहाँ पे भी सेंटर जो होता है वो ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से हम थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं साउथ अफ्रीका, जहां से थे नेल्सन मंडेला जी। एपार्थाइड मींस रंग भेद की नीति के अगेंस्ट जिन्होंने किया काम और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 20 आर्टिकल 368, देखिए 3 6 यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है, कायदे से यहाँ पे 9 आना चाहिए लेकिन 9 यहाँ पर नहीं आ पाया है, इसीलिए तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है। आर्टिकल 368 डील करता है किससे,
अमेंडमेंट से, और अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, जहां पर कुछ चेंज किया जाएगा, जहां पर कुछ बदलाव किया जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ हटाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिया गया है। ओके, तो इसके अलावा देखिए हम याद कर सकते हैं गांधी जी। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने बैरिस्टर की परीक्षा यानी लॉ की डिग्री तो ली थी इंग्लैंड से, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें करना था अमेंडमेंट। और उन्होंने सत्याग्रह सब वगैरह जो भी एक तरह से जो भी उनके मेन फंक्शंस थे वो उन्होंने कहाँ से ही शुरू कर दिए थे, कहाँ पे अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया था, साउथ अफ्रीका के अंदर। और इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन जैसा प्रोसीजर होता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। यहाँ पर हम फ्लैग ऑफ द साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्मनी, जिसे हम बोलते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स एमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये है आर्टिकल 356 के अंदर। तो ये हमने लिया है जर्मनी से। याद कैसे करेंगे, जर्मनी से कौन बिलोंग करते थे, हिटलर बिलोंग करते थे, और वहां पे एक तरह से एमरजेंसी वाला प्रोसीजर रहता था, और जो वहां के सिटीजन्स होते थे उनके फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते थे, सस्पेंड कर दिए जाते थे, खत्म कर दिए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है जापान, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को लिया गया है, मींस कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 जो है ये एक तरह से राइट टू लाइफ की बात करता है। तो इसमें ये बताया गया कि आप किसी की लाइफ ले सकते हैं, तो कैसे मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है, आप किसी की जिंदगी को ऐसे ही नहीं ले सकते। अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है या वो एक तरह से लॉ के प्रोसीजर के अंडर आता है, तभी आप वहां पे ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसको याद आप कैसे करेंगे, जापान है तो जान इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो, और जान का मतलब होता है लाइफ, और राइट टू लाइफ के लिए है हमारे पास आर्टिकल 21 है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर हम फ्लैग भी देख सकते हैं। तो TRA लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, TRA ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है वो लिया है, एक तरह से हमने व्यापार और जो हम कॉमर्स करते हैं, मींस जो बिजनेस वगैरह करते हैं, वो हमने एक तरह से लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ से टी से हम कर सकते हैं जो थर्ड लिस्ट होती है। थर्ड लिस्ट कौन सी होती है, मेनली तीन लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कानून बनाती है। एक होती है स्टेट लिस्ट होती है, जिसमें कौन कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है। और एक होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, मीन्स यूनियन भी और स्टेट भी। अगर हम ये देखें कि यूनियन और स्टेट में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा, तो हमेशा यूनियन जो होती है उसकी बात सुनी जाएगी, मीन्स सेंटर गवर्नमेंट की। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रांस। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के अंदर, 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई थी। और यहाँ से जो वर्ड्स निकल के आए थे इसको हमने अपने प्रियम्बल यानी अपने उद्देशिका के अंदर, प्रस्तावना के अंदर भी शामिल किए हैं। तो कौन से हैं ये वर्ड्स, देखिए FR से हो जाएगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। उसके बाद F है, तो इसी तरह से L बना दीजिए, L होता है लिबर्टी, क्योंकि स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो होता है ये गिफ्ट किया था फ्रांस वालों ने। किसको गिफ्ट किया था, USA वालों को गिफ्ट किया था, और स्टेचू ऑफ लिबर्टी आज भी USA में है। इसके अलावा L से फिर E बन जाएगा, दैट इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, जहाँ पे सभी सिटीजन्स को, नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाएगा, मीन्स उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव जो होता है वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी
1935 से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल 315 से 323 तक है। जुडिशरी का जो प्रोसीजर एक तरह से हम देख सकते हैं पार्ट 5 के अंदर। आर्टिकल की बात करते हैं तो 124 टू 147 तक है। इसके अलावा जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो भी हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल स्कीम जो होती है, संघीय योजना, तो फेडरल का मतलब होता है जहां पर पावर का डिवीजन है, मींस यूनियन गवर्नमेंट है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है। यानी कहने का मतलब है कि पावर एक के हाथ में नहीं है, यहाँ पे पावर का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट। ओके, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है आर्टिकल 153 के अंदर है ये। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह से हम अपने अपकमिंग